मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन देखिए उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। मोदी के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी, उनके संबंधियों पर आरोप लगे हैं करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के। बीजेपी की टिकट वो बेची जा रही थी, 2.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के आरोप। लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले मोदी जी कुछ बोल पा रहे हैं, ना मंत्री कुछ बोल पा रहे हैं, और ना मोदी मीडिया कुछ बोल पा रही है। मामला अगर कहीं और का होता, किसी और पार्टी का होता, तो इस पर खूब प्राइम टाइम में डिबेट होती, लेकिन अब ये परिवार का मामला है, इसलिए आपस में सिमटा दिया जाएगा। खबर आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई, बहन और भतीजे के खिलाफ एफआईआर। शिकायतकर्ता सुनीता चौहान, जो पूर्व जेडीएस विधायक देवनंदन फूल सिंह चौहान की पत्नी है, ने पुलिस की दी शिकायत में कहा है कि जोशी के परिवार ने उनसे बीजेपी टिकट दिलाने का झांसा देकर के बड़ी रकम ली। सुनीता का आरोप है कि जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन अब तक कोई रकम नहीं लौटाई गई है। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी के परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस मामले में प्रहलाद जोशी के भाई, बहन और भतीजे का नाम शामिल है। आरोप है कि इन लोगों ने एक महिला से बीजेपी टिकट दिलाने का वादा करके 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। शिकायतकर्ता सुनीता चौहान, जो कि पूर्व में जेडीएस विधायक देवनंदन फूल सिंह चौहान की पत्नी है, उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि जोशी के परिवार ने उनसे बीजेपी टिकट दिलाने का झांसा देकर के बड़ी रकम ली। सुनीता का आरोप है कि जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन अभी तक उनको कोई रकम लौटाई नहीं गई है। शिकायत के मुताबिक यह धोखाधड़ी तब की है जब 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। सुनीता चौहान का कहना है कि उन्हें भरोसे में लेकर के इस लेन देन को अंजाम दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ में छल हुआ है। बेंगलुरु के हनुमंत नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले को दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कानूनी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुनीता चौहान की शिकायत के आधार पर आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो आप देखिए कि इस मामले के अंदर जो है सीधे तौर पर ये आरोप जो है वो लग रहे हैं और इसके तार मोदी जी के मंत्री तक जुड़े हुए हैं, लेकिन इन पर कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई इन पर कुछ कहेगा नहीं, किसी की जुबान खुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, और जब मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है तो फिर सब सन्नाटे में चले जाते हैं साहब। वहां पर कोई जो है वो अपना हाथ जलवाना नहीं चाहता है। सबको पता है कि ये मामला कहां से कहां जुड़ा हुआ है, और इस मामले में हाथ डालने का मतलब ये होगा कि अपनी नौकरी खतरे में डालना या अपनी जान खतरे में डालना। जो लोग 2-2.5 करोड़ रुपए एक आदमी से ले रहे हैं, तो ना जाने उन्होंने कितने लोगों से कितने रुपए लिए होंगे और कितना बड़ा रैकेट होगा ये। लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप लोग शांत रहिए। मामले को लेकर के प्रहलाद जोशी ने एक्स पर लिखा है कि गोपाल जोशी से मुझे जोड़ने वाली हालिया मीडिया रिपोर्ट के बारे में नवंबर 2013 में मैंने सिटी सिविल कोर्ट बेंगलुरु में वादी के रूप में एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि गोपाल जोशी और मैं 20 साल से अलग हो रहे हैं, अब 32 साल से अधिक है। मेरे केवल 2 भाई हैं, अब और कोई भाई बहन नहीं है। विजय लक्ष्मी जोशी को मेरी बहन के रूप में उल्लेख करना पूरी तरह से झूठ है। एफआईआर में शिकायतकर्ता सुनीता चौहान का मेरे कार्यालय से अलग हुए मेरे भाई गोपाल जोशी के साथ आने का उल्लेख पूरी तरह से निराधार है। 2012 में यह निर्दिष्ट करने के लिए एक पारिवारिक आक्षेप विलेख निष्पादित किया गया था। हम सामाजिक और वित्तीय रूप से किसी भी संयुक्त परिवार की स्थिति या किसी भी संयुक्त लेन देन का गठन नहीं करते हैं। सभी को सूचित करने के लिए मैंने 2012 में समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सावधानी नोटिस भी जारी किया था। अब जरा आसान भाषा में समझाता हूं, कानूनी भाषा में उन्होंने अपना जवाब दिया है। जब इस मामले को लेकर के तार जुड़ने लगे मोदी के मंत्री के भी, तो मोदी के मंत्री ने अपने भाई बहन को ही नकार दिया।
उन्होंने कहा कि 2012 के अंदर ही हमने समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में एक विज्ञापन दिया था और उसमें कह दिया था कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब बेदखल कर दिया। अब बताइए, आप बेदखल कर दिया, वो बात तो सही है कि आपने बेदखल कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इतना लंबा चौड़ा उन्होंने जवाब दिया। क्या ये मान लिया उन्होंने पहले ही कि हाँ वो इस काम में संलिप्त हैं और इस बारे में जानकारी आपको भी थी? और दूसरी बड़ी बात, मोदी जी तो जहां तहां जाकर के रिश्ता जोड़ लेते हैं। भाइयों बहनों, मेरा हरियाणा से पुराना रिश्ता है, भाइयों बहनों मेरा मध्य प्रदेश से पुराना रिश्ता है, भाइयों बहनों मेरा कर्नाटक से पुराना रिश्ता है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, ना जाने कहां कहां से पुराना रिश्ता आ जाता है। अब वो इतने पुराने रिश्ते लेकर के मोदी जी चलते हैं और आप भाई बहन वाले रिश्ते को ये कह रहे हैं कि हमने तो अखबारों के अंदर बाकायदा विज्ञापन दे करके कह दिया था कि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मतलब ये गजब का प्रयोग, संयोग, जो भी आप कहें, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इस पूरे मामले के अंदर फंस गई है। कर्नाटक की सरकार ने अब इस मामले में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। देखने वाली बात यह है कि अब इस मामले में किस तरीके से जो है वो कांग्रेस की सरकार वहां पर आगे बढ़ती है। हालांकि इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने आवाज उठाने का काम किया है और कांग्रेस ने ट्वीट करके भी जो है इस मामले को उठाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई बीजेपी को इस मामले में आगे आकर के सफाई नहीं देनी चाहिए? क्योंकि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिस वक्त में लेन देन हुआ था, उस वक्त में तो बीजेपी की ही सरकार थी। और दूसरी बड़ी बात, क्या इस मामले के अंदर यह पर्दाफाश नहीं होना चाहिए कि क्या बाकी के लोग, बाकी के गिरोह के लोग भी जो है इसमें शामिल है, या और लोगों से भी इसी प्रकार की ठगी हुई है? एक आदमी से 2.5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, क्या पूरी रकम यही थी या ये रकम का जो है वो पहली किस्त थी? ये यानी एक तरीके से जो है वो कहा जाता है कि एक बयाना था ये, और उसके बाद में जो मेन रकम था वो बाद में है। क्योंकि कर्नाटक में 2.5 करोड़ रुपए में टिकट मिल जाएगी और कर्नाटक में 2.5 करोड़ रुपए में कोई टिकट दिलवा देगा, इतनी ही बात है या इससे कहीं और आगे की बात है? राजनीति में वैसे इस तरह के आरोप कोई नए नहीं है। राजनीति में इस तरह के आरोप बार बार नेताओं पर लगते रहते हैं और नेताओं के जो करीबी होते हैं उन पर या डायरेक्ट नेताओं पर आरोप लगते हैं। यह भी उतना ही सच है कि नेता डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं, अपने भतीजे के जरिए, बहन के जरिए, बहनोई के जरिए, साला के जरिए, साली के जरिए किसी न किसी को इस पूरे मामले के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है और उसके जरिए पैसा घूमते हुए आता है। लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले लोग अगर इस पर अपना मुंह बंद कर लें तो फिर क्या कहा जाए? और सवाल यह भी है कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से कर्नाटक में स्थिति अच्छी नहीं है, बीजेपी कर्नाटक में जय बजरंगबली का, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी उस वक्त में नारा दिया करते थे जय बजरंगबली, तो और फिर उसके बाद में क्या हालत हुई बीजेपी की आपको पता है। तो बीजेपी क्या कर्नाटक में पूरी तरह से अब हाशिए पर आ गई है? क्या बीजेपी का जो एकमात्र दरवाजा था, दक्षिण का दरवाजा कर्नाटक में, क्या वो पूरी तरह से अब गुटबाजी में, बगावत में, इस सब में घिर गया है, बहुत कमजोर हो गया है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कर्नाटक बीजेपी के लिए खत्म हो जाता है, या कर्नाटक में जिस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है, कर्नाटक में जिस तरह की आपस में बीजेपी में फूट पड़ी हुई है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है? और बीजेपी, सबसे बड़ी बात यह है, कर्नाटक को अगर लूज करती है तो फिर उसके बाद में पूरा जो दक्षिण भारत है वो भी अपने आप में एक तरीके से जो है वो बीजेपी के लिए खतरे में आ जाता है, क्योंकि बीजेपी की वहां पर और एंट्री हो नहीं पाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है, और महाराष्ट्र में तो आपको पता है जो सरकार बीजेपी ने बनाई थी गठबंधन की, वो कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए, 50-50 खोखा के जरिए ये आरोप बीजेपी पर बार बार लगते रहे। तो वहां पर तो एक बड़ा पैटर्न चल रहा है कि गद्दारों को सबक सिखाना है, गद्दार पार्टी को सबक सिखाना है। तो जब ऐसे आरोप वहां पर लग रहे हैं तो बीजेपी वहां पर कैसे निपटेगी? और क्या महाराष्ट्र चुनाव में इसको लेकर के कोई अलग से एहतियात बरता जा रहा है? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहानी तो बताइए, जरा शेयर कीजिए
इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।